हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एन पाठशाला। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है और ये वीडियो सिर्फ पेशेंट के लिए है बल्कि नॉर्मल ऑडियंस के लिए भी है। तो ये जो वीडियो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसको प्लीज़ बिना स्किप किए देखिएगा। और जो पिछले 3 वीडियोस थे आई होप आप सब उन्हें फॉलो कर रहे होंगे और वो चीज़ें आपको बेनिफिशियल भी हो रही होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज का वीडियो। तो आज का वीडियो है, मतलब ये कोई रूटीन सेट या प्लानिंग के ऊपर नहीं है, ये आपकी नॉलेज के लिए है, ठीक है। और वैसे भी हम तो बात ही इस बारे में करें कि नॉलेज को प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करें। तो सबसे पहली चीज़ मैं सबसे ज़्यादा एक चीज़ देखी है, इनजस्टिस, मतलब जो डिप्रेशन के पेशेंट के साथ एक इनजस्टिस होता है। मतलब वैसे मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लोग जानबूझ के कर रहे हैं, वो नॉलेज नहीं है उन्हें उस चीज़ का, वो नहीं जानते कि वो उस चीज़ को कैसे करें, मतलब उनके लिए भी टास्क है वो, तो इस चीज़ को वो कैसे ठीक कर सकते हैं। बहुत लोगों के मन में एक सवाल होता है कि एक पेशेंट को समझाने पर भी वो बार बार अपने अपने आप को ही क्यों अनहेल्दी कर देता है, मतलब अपने आप से क्यों बाहर नहीं आ पाता, वो स्ट्रैप में क्यों फंसा रहता है। हमें भी तो होता है लेकिन हम कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात है कि इमोशन को तर्क से नहीं समझा जाता। लोग जो इमोशन को तर्क से समझने का काम कर रहे हैं आजकल, वो गलत है। इमोशन यानी कि जज्बात, तो जज्बातों को कभी भी तर्क से नहीं समझा जाता या सिचुएशन देखकर नहीं समझा जाता। ये जो बिहेवियर है ना, इसके लिए लोगों को डिग्री लेनी पड़ती है। तो अब आप कहेंगे कि भाई हम डिग्री लेंगे हमारा काम थोड़ी है वो, आपका नहीं है इसलिए तो वो डॉक्टर के पास जा रहा है ना, आप उस चीज़ में एक्सपर्टीज़ नहीं है इसलिए वो जा रहा है डॉक्टर के पास, क्योंकि उसे आपका भी पता है और उसे उसका भी पता है, वो दोनों को समझ लेगा वहाँ बैठ के। तो ऐसा क्यों होता है? लेकिन आज जो डिप्रेशन हो रहा है, और इसका एक वजह और है, लोग जजमेंट क्यों पास करते हैं, क्यों उन्हें लगता है कि भाई ये कोई अन्याय नहीं है, हम तो बात कह रहे थे। सबसे पहली चीज़, जो पुरानी जनरेशन के लोग थे, पुरानी जनरेशन में क्या होता था, जो एनवायरनमेंट था वो उस टाइप का नहीं था। जब समय बदलता है तो हमें अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से अपना जो अंडरस्टैंडिंग है उसको और बढ़ाना पड़ता है। श्री कृष्ण ने खुद गीता में कहा है कि कलयुग शुरू हो रहा है, तो कलयुग शुरू होने के लिए सिर्फ यंग जनरेशन जिम्मेदार नहीं है या सिर्फ कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। ये जो कलयुग शब्द है ना, इसका मतलब लोग नेगेटिव ले रहे हैं, मतलब वो ये कह रहे हैं कि भाई बुरा समय शुरू हो गया है तो उसका मतलब है अपना अपना देखो, हमें किसी से मतलब नहीं है, हम ईमानदारी सिर्फ हम अपना देखेंगे, दूसरा दूसरे का जाने। तो ये गलत है। और सबसे ज़्यादा तो धर्म को लेकर ही गलत काम हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि धर्म सबसे पॉजिटिव है, तो सबसे पहले पॉजिटिव चीज़ पे ही अटैक होता है। आजकल जो लोग दिल के साफ हैं वही लोग डिप्रेशन में जाते हैं। सबसे पहली बात, उन्हीं लोगों को सबसे ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, और आप उसी व्यक्ति के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत बुरी बात है कि आप अपने से उस व्यक्ति को नहीं समझा पाते। उसका तो एक स्ट्रगल है, उसके साथ गलत हुआ, वो खुद थोड़ी चाहता था ये चीज़। क्या वो ये चाहेगा कि मेरी सेहत मेरे हाथ से ख़राब हो जाए? नहीं चाहेगा ना। उसने कुछ तो प्रयास किया होगा, कोई ना कोई ऐसी चीज़ तो की होगी कि वो आप तक अपनी बात पहुंचाए। नहीं पहुंचा सकता तो वो आपके सामने भी नहीं होता। बहुत लोग तो इसी डर से सुसाइड कर रहे हैं। और सुसाइड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो घबरा गए हैं उस चीज़ से, वो अपनी बात रखने से घबराते हैं, वो फ्रैंक होने से घबराते हैं, वो शेयर करने से क्यों डरते हैं? इसी कलयुग के सो कॉल्ड डेफिनेशन की वजह से। तो
बताती हूँ मैं कि इसको क्यों कैसे समझा जाए। सबसे पहली बात, जो यंग जनरेशन है वो टेलीविज़न और मोबाइल इन दो की वजह से इमोशन समझने में फेल हो रही है। इमोशनल लाइफ उनकी ख़राब क्यों हो रही है? गलत चीज़ें देखकर, फिल्म देखकर, या एक पर्टिकुलर ग्रुप जहाँ सभी लोग होते हैं, हर तरीके का व्यक्ति होता है, उसमें से आधे से ज़्यादा चंटी ही होते हैं, मतलब कि नॉन इमोशनल होते हैं। तो उन्हें देखकर वो क्या क्या सीख रहा होगा बताइए। जब हम अपने बच्चे के माइंड में ये बात डाल देंगे ना कि बहुत चंट हो जाओ, भलाई का ज़माना नहीं है, ईमानदार रहने का ज़माना नहीं है, तो वो और क्या सीखेगा? वो भी क्या करेगा? और दूसरी बात जो लोग चालाक होते हैं वो नहीं फंसते हैं। चालाक रहने वाले को ये चीज़ें नहीं होती हैं। तो अब बात करते हैं, मैं एक इसको अच्छे वे में बताना चाहूँगी। सबसे पहले तो जनरेशन के यदि मैं बात करूँ यंग जनरेशन की, तो उन्हें रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रही है, चाहे वो कुछ भी हो। मैं सिर्फ कपल्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ फादर मदर की भी, सभी की बात कर रही हूँ। तो ऐसा क्यों हो रहा है? यंग जनरेशन इमोशनल लाइफ को क्यों नहीं समझ पा रही? तो उसकी कुछ वजह हैं। सबसे पहली बात है कि हाल ही में मैंने किसी बायोलॉजी को टीचर को पढ़ाते हुए सुना कि लव इज़ इमोशन, और इमोशन का मतलब हो गया कि सिर्फ शरीर से हो रहा है। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रही हूँ। बट द थिंग इज़ कि ये पूरा कंसेप्ट नहीं। उसने ये भी कहा कि आज की जनरेशन को यही होता है। आप क्या साबित करना चाह रहे हो? एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति का अच्छा विकास करती है, और आप उसे क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हो? केवल अपने पर्सनल पर्सपेक्टिव की वजह से आप सामने वाले को तो गलत बता रहे हो। भले आपका इंटेंशन सही रहा हो, पर इंटेंशन वो कैसे समझेगा? जो अगला है वो कैसे समझेगा उसको? वो तो यही बोलेगा मैम तो यही बता रही हैं, मतलब ऐसा ही होता होगा। तो पहली बात, मैं कुछ डेफिनेशन बताती हूँ कि उस पर्टिकुलर वर्ड का मतलब क्या होता है। सबसे पहली बात, जब हम किसी शब्द की बात करते हैं तो वो शब्द सिर्फ एक जगह एप्लीकेबल नहीं है, उसका सभी जगह अपना अपना एक मीनिंग है, और उस मीनिंग में भी एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो मैं बताती हूँ। साइकोलॉजिस्ट के लिए लव इज़ इमोशन, लव इज़ इमोशन का मतलब है, इमोशन एक प्रैक्टिकल वर्ड होता है। सबसे पहली बात, इमोशन, फीलिंग्स, ये सब अलग अलग वर्ड हैं। इमोशन एक प्रैक्टिकल वर्ड है, इमोशन साइंटिफिक वर्ड है। इमोशन का हिंदी अर्थ होता है रस, और रस का मतलब होता है केमिकल। आपने रसायन शास्त्र सुना होगा, जिसे केमिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है, तो वो रस की बात कर रहे हैं। साइकोलॉजिस्ट की दृष्टि में वो रस है, और इसका मतलब ये नहीं है कि वो पेशेंट से कह देगा कि तुम तो जाओ यहाँ से, ऐसा तो नहीं होगा ना। अब दूसरी डेफिनेशन की बात करते हैं कि टीचर के लिए लव का मतलब क्या है। उसका लिए है कि लव का ये मतलब है, यदि मैं किसी से करती हूँ दैट मीन्स आई एम नॉट पार्शियल टू एनीबडी। मेरे लिए हर बच्चा समान है, जैसे एक माँ के लिए होता है। वो उसे डांट भी सकती है, उसे प्यार भी कर सकती है। वो जजमेंट पास करने में विश्वास नहीं करते। आज मेरे स्टूडेंट मेरे क्लोज इसलिए हैं क्योंकि मैं किसी के लिए पार्शियल नहीं हूँ। मैं किसी एक को अच्छा या बुरा नहीं कहती। मेरा ये सोचना नहीं है कि भैया बच्चा कमज़ोर है तो भाव ही मत दो, सिखाओ ही मत। ये एक गलत तरीका है। और ना मैं ये कहती हूँ तुम्हारे पेरेंट्स ने सिखाएगा, तुम्हारे पेरेंट्स कैसे बात करते हैं। इनफैक्ट मैं उसके पेरेंट्स को खुद समझाती हूँ कि आप उसको ये बताया करो। अब जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं, जिसे हमारी यंग जनरेशन क्या कहती है, इनफैचुएशन, अटैचमेंट, एट्सेट्रा, बहुत सारे वर्ड्स हैं।
वर्ड की खासियत होती है, भाषा की खासियत होती है, उसके साथ खूब खेला जा सकता है। मैं भाषा की स्पेशलिस्ट हूँ, मेरा सबसे अच्छा सब्जेक्ट लैंग्वेज ही है, तो मैं उस चीज़ को बखूबी जानती हूँ, इसलिए कोई मुझे घुमा नहीं सकता, मैं घुमा दूँगी चाहे तो। ठीक है, तो फिर उसका फिर क्या मतलब हुआ रिलेशनशिप में? सेक्रीफाइस। अब लोग कहेंगे कलयुग में सेक्रीफाइस क्या बात कर रही हो? सेक्रीफाइस और कॉम्प्रोमाइज़ दो अलग वर्ड होते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ मतलब जिससे मैं अनसेटिस्फाइड फील करूँगा, मैं अपने आप को दोष दूंगा, मैं अपने साथ गलत करूँगा, मैं अपने आप को चोट पहुँचाऊँगा, तो कॉम्प्रोमाइज़ इज़ नॉट लव, सेक्रीफाइस इज़ लव। सेक्रीफाइस का क्या मतलब है कि मैं किसी से एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो मेरे लिए अवेलेबल रहे हमेशा। हाँ, मैं जो दूंगा वो अपनी साइड से ज़रूर करूँगा, मैं जो भी वो मांगेगा उसको दूंगा, और देने को ही सेक्रीफाइस कहा जाता है। देना, लेने का काम नहीं हो रहा है। तो बोले कलयुग में तो लेना और देना दोनों पड़ेगा। नहीं भाई, हम जिस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं ना, वहाँ लेना देना इंक्लूड नहीं है, वहाँ सिर्फ देने की बात हो रही है। जब भी तो लोग वन साइडेड लव को स्टूपिड कहते हैं, मतलब बोलते हैं कि यार क्यों कर रहा है व्यक्ति, क्या चाह रहा है अपनी ज़िंदगी से। तो वो कोई गलत काम नहीं है, बट उसको करने का एक तरीका होता है। और लोग लव का मतलब क्या समझते हैं, विच इज़ लीड टू मैरिज, मतलब सच्चा प्यार जीतता है, पता नहीं कहाँ कहाँ के डायलॉग्स अपने मन में वो बना लेते हैं। सच्चा प्यार व्हाट, प्यार सच्चा ही होता है, और अगर वो व्यक्ति उससे अलग भी हो जाएगा तो उसका मतलब ये नहीं कि उसने प्यार नहीं किया उससे। ठीक है ना, लोग गलती यही कर रहे हैं, यंग जनरेशन को यही लगता है कि मैं यदि खुद को प्रूव नहीं कर पाया, मेरा रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ा, तो उसका ये मतलब हो जाएगा मैं अनरियल लव कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है, ये झूठ है। हम जिस वर्ड की बात कर रहे हैं ना, वो एक साइंटिफिक वर्ड है, आप उसको अपने पर्सनल पर्सपेक्टिव से कैसे देख रहे हो? ठीक है, और अब बात करते हैं जो सो एंड सो लोग कहते हैं, सतयुग की बात करते हैं। अरे सतयुग में तो जो होता था, तुम कहाँ के लोग आजकल हमें बता रहे हो बहुत ज़्यादा। मेरा असल में समझाने के लिए कह रही हूँ, जो सतयुग था, जैसे बोलते हैं ना, मुझे तो शिव जी जैसा हस्बैंड चाहिए। शिव जी की पूजा आपने 2 दिन भी नहीं करी और शिव जी के हस्बैंड की कल्पना कर रहे हैं, या दूसरे का देख के कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो लव का मतलब डिवोशन भी होता है, और डिवोशन नेचर करती है और भगवान कर सकते हैं, 2 लोगों के अलावा कोई नहीं कर सकता। तो इसे लोग सच्चा और झूठे से कंपेयर करते हैं। बोले कि जो शिकायत ही ना करे, जो आपसे कुछ कहे ही नहीं, तो वो हो गया सच्चा प्यार। तो सच्चा प्यार तो अब हो नहीं सकता, लोग ये बोलते हैं। बट द थिंग इज़ कि ये वर्ड्स होते हैं, ये आपकी लाइफ से रिलेट कर रहे हैं, आपको सिखाने के लिए बनाए गए हैं, तो उसका ये मतलब थोड़ी है कि आप कर नहीं सकते। आप रोबोट हो क्या कि आपको कुछ फील ही नहीं होगा, आपको गुस्सा नहीं आएगा, क्या आपको बहुत ज़्यादा किसी से लगाव नहीं होगा? ऐसा हो सकता है क्या? इंसान हैं आप मशीन नहीं हो। और जो बच्चे जानबूझ के कर रहे हैं, करते भी हैं, मैंने तो आंखों से देखा है करते, तो वो जो जानबूझ के कर रहे हैं, फिर वो तो इमेच्योरिटी वाली बात है, वो लाइफ के लिए सीरियस नहीं है, तो उसमें कोई क्या करे। और वो व्यक्ति स्ट्रेस में जाता भी नहीं है, वो नहीं जाते स्ट्रेस में, जिन्हें इन्फैक्चुएशन हो जाता है, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, अट्रैक्शन वगैरह वगैरह। और अट्रैक्शन तो टेम्पररी भी होती है, थोड़े दिन होती है, फिर नहीं होती। अटैचमेंट इंसान के लिए स्ट्रेसफुल हो जाती है। तो अब मैं बताती हूँ इसे एक एग्ज़ाम्पल से। तो वो एग्ज़ाम्पल कुछ इस तरीके का है। मैं कॉलेज जाती थी, मेरे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की बात है। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में
मेरे फादर मुझे 2 घंटे पहले छोड़ जाते थे, क्योंकि उनके ऑफिस का टाइम मैच हो जाता था उससे। तो मैं 2 घंटे ऐसे ही कुछ राइटिंग वगैरह करती रहती थी। वहाँ पे एक लड़की आई अचानक से, और वो लड़की, एक फ़ोन था उसके हाथ में, वो बार बार ऐसे कट कर रही है, वो उठाना नहीं चाहती उसको, फ़ोन को, और बहुत घबराई हुई है ऊपर से। तो फिर मैंने उस लड़की से डायरेक्टली तो मैं बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो उसकी पर्सनल लाइफ है, एंड दूसरी बात मुझे मदद करने के लिए तो फील हुआ। तो फिर सडनली मैंने उसे मेरा लिखा हुआ एक कोट दिखा दिया। वो कोट मैंने जस्ट थोड़ी ही देर पहले लिखा था। वो था कॉन्फिडेंस के ऊपर, कि वो थोड़ा अच्छा फील करेगी। मैं उसकी शक्ल देखी ही समझ गई थी वो किस टाइप की लड़की होगी। अच्छी लड़की थी वो, ऑब्वियस सी बात है। और उसे हार्ट में छेद था, ये मुझे उसने बाद में बताया था हालांकि। तो अगर वो ये वीडियो देख भी रही तो बहुत अच्छी बात है, मैं कनेक्टेड फील करूँगी। तो फिर हुआ ये कि वो लड़की बार बार फ़ोन क्विट कर रही है, परेशान हो रही है। तो मैंने कहा ठीक है, थोड़ी बहुत होगी परेशान, कोई दिक्कत थोड़ी है, मैं फ़ोन दिखा देती हूँ अपना, मतलब राइटिंग दिखा देती हूँ कि उसको थोड़ा अच्छा फील होगा। तो वो अच्छा फील करती है और मुझसे फ्रेंडशिप कर लेती है, और मेरे को भी कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, मैं जानती थी कि वो मुझसे अटैच हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली मैं उसकी आंखें पढ़ चुकी थी। वो चाहती थी कि मैं उसकी हेल्प करूं, तो हेल्प करने के लिए मैंने उसे मेरा नंबर जानबूझ के नहीं दिया। कारण उसका ये था कि मैं चाहती थी वो खुद इतनी निर्भर हो कि जो उसको परेशान कर रहा है ना, वो खुद ही सलट जाए, वहीं से खुद ही भाग जाए। तो मैं क्या करती थी, मैं उसको बहुत नॉर्मल ट्रीट करती थी, जस्ट एज अ नॉर्मल पर्सन। तो मैं उसको बहुत ज़्यादा अपने क्लोज भी नहीं आने देती थी, ना दूर जाने देती थी। उसको कहते हैं कि इनडायरेक्टली हेल्प करना। मैं अपनी छवि उसके सामने राइटर की ही रखी। मैंने कभी भी उसको उस तरीके का ट्रीटमेंट नहीं दिया कि वो वाकई अटैच हो जाए। मतलब होता है ना कि जब जैसे कोई एक बात कहता है तो फिर हम भी सेम थिंग्स वाली बात करने लगते हैं, हम भी बोलने लगते हैं मेरे साथ भी हुआ था। वो नहीं किया मैंने उसके साथ, जानबूझ के नहीं किया। मैं चाहती थी वो आत्मनिर्भर बने, मतलब उसको किसी की ज़रूरत ना पड़े। तो वो जब थोड़ा बहुत मुझसे कुछ शेयर करती थी, यार आज ऐसा हो गया, आज तो मेरा मूड ही ख़राब है, तो मैं उसको एक सिंपल लाइन में आंसर देती थी। जैसे मैं कोई एक्टिविटी कर रही हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं वेकेशन पे जा रही हूँ, तो मैं अपना बैग पैक करते हुए कहती हूँ तुम वेकेशन पे कहाँ जाती हो? तो वो सडनली एकदम स्पीचलेस हो जाती थी, अपनी जो एनजाइटी उससे बाहर आ जाती थी खुद। मुझे कहना नहीं पड़ता था कि मत सोचो यार, जान दो, बाहर में कौन है पता नहीं। मैं उसको कुछ भी नहीं कहती थी कि ऐसा क्यों और वैसा क्यों, तुम्हारी फीलिंग अनरियल है, तुम्हारी रियल है, ऐसा मैं उसको कभी कुछ बोला ही नहीं। मैं उसको सिंपली अपनी एक्टिविटीज़ में एंगेज कर लेती थी। तो उसका रिज़ल्ट ये होता था कि जो चीज़, जो पॉजिटिव वाइब्रेशन मेरे अंदर है, वही उसकी तरफ जाएगी। ठीक है, तो मैं उसको बताती थी यार मैं वेकेशन पर जा रही हूँ, आज मैं अपने भाई बहनों के साथ रहूँगी, बहुत इन्जॉय करूँगी, तुम कहाँ जाती हो? तो इससे मैं उसकी मेमोरी में वो व्यक्ति भर देती थी जो उसकी इज्जत करते हैं, जो उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो ऐसे ही मैं उसे अपने साथ एंगेज कर लेती थी, हमेशा उसको अपनी जैसे जो मेरी लाइफस्टाइल है, मैं योगा करती हूँ, मैं पेंटिंग करती हूँ, मैं कुकिंग करती हूँ, तो उन्हीं सब चीज़ों को मैं उसकी लाइफ में खुद ऐड कर देती थी। तो मतलब ऐसा नहीं है, वो अपनी बात तो कहती थी, वो कहती थी यार, अरे यार प्लीज़ मेरी सिचुएशन को समझो, मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मेरे फादर मदर मुझे बार बार चिल्लाते हैं, मैं मतलब नहीं कर पा रही हूँ मैनेज, मेरे फ्रेंड्स भी मेरे ऊपर हंसते हैं, एट्सेट्रा। तो फिर मैं क्या करती थी, मैं उसको एक सिंपल वे में आंसर देती थी कि उन्हें उनका काम करने दो जो उन्हें सही लगता है। एंड दूसरी बात, वो सोर्स क्या ढूंढ रहे हैं, तुम्हारा मोबाइल, ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हारा मोबाइल देखकर ही कोई जजमेंट पास करेगा ना, दूसरा तो कोई तरीका नहीं है उनके पास। तो मैंने उससे कहा कि इस मोबाइल को लिमिट कर दो,
अगर तुम अपने आप को डाइवर्ट नहीं कर पाती हो चीज़ों से, तो अपने आप को अच्छी चीज़ों में एंगेज रखो, अपने फेवरेट काम किया करो, अपने आप को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि जब हम अपने आप को अकेला छोड़ते हैं तभी अकेला फील करते हैं। ऐसे नहीं कर सकता कोई अकेला फील। आप बताइए, जिस पर्सन को रिस्पेक्ट करना ही नहीं आता है, जो अच्छी उसमें कोई बात ही नहीं है, तो कोई दूसरा उसके बारे में क्यों सोच रहा है बार बार? वो इसलिए सोच रहा है क्योंकि उसे कोई और चाहिए, जैसे मैं चाहिए थी उसे चाहिए था समवन जो उसको अच्छा फील कराए, उसको चेयर करे। तो और क्या चाहिए जीवन में? तो जब भी आपके किसी रिलेटिव के साथ ऐसा होता है जो डिप्रेस हो जाते हैं, उनके साथ बैठिए, उन्हें अपने साथ एंगेज करिए, उन्हें समझाने में समय खराब मत करिए कि तुमने ऐसा क्यों सोचा, तुम ऐसे क्यों बात करते हो। ये सब बेबुनियाद बातें हैं। आप उसको एंगेज करेंगे वो ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाएगा। और नहीं भी होता है, वो बार बार बात भी कर रहा, आप एक घड़ी सुन लीजिए, सिर्फ सुनना ही तो है। आपको ये थोड़ी कहना है कि यार कितनी बार बताया, आप कितनी बार बोलें। ठीक है, तो मेरी घर वालों से ये रिक्वेस्ट है जिनके साथ ये चीज़ें हो जाती हैं, उनको जजमेंट मत दीजिए, उन्हें फ्री की एडवाइस मत दीजिए कि ऐसा करो। वो भी जानते हैं, जब वो नॉर्मल था तब भी तो यही करता था ना, रोज़ रोज़ थोड़ी आता था आपके पास मुझे ये हो गया वो हो गया। हालांकि उस लड़की को हार्ट की प्रॉब्लम थी, हार्ट में छेद था, तो इसलिए मुझे लगता था कि मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ मेंटल की बात नहीं हो रही है, फिजिकल हेल्थ यदि दोनों कंबाइन हो जाए तो वो बड़ा दिक्कत का काम है। हालांकि उसे डिप्रेशन नहीं था, बट वो जो सिचुएशन थी वो उसको उसी तरफ लेके जा रही थी, और मैं नहीं चाहती थी ऐसा हो उसके साथ। तो लोगों की हेल्प करिए, उन्हें समझिए। आप खुद पॉजिटिव नहीं है तो दूसरे को क्या खाक बना देंगे? आपने तो डांट दिया, आपने तो कुछ भी कह दिया, आपने चिल्ला दिया। हालांकि देखिए, जब कोई समझता नहीं है तो हमें भी इरिटेशन होता है। अभी मैं किसी को समझाने बैठूँ, उसको समझ में नहीं आएगा तो मैं भी घबरा जाऊंगी, इरिटेट हो जाऊंगी। तो ये इरिटेशन जो है इसको स्टॉप करिए, और आप उस चीज़ को बेहतर मैनेज कर सकते हैं। पेशेंट तो पेशेंट ही है। और एक और चीज़, उनसे ये मत कहिए कि डॉक्टर तो ऐसी बात करता है, वो अच्छे से बात कर रहा तुम इसलिए सुन रहे हो। तो भाई अच्छे से कर रहा है तो अच्छी बात है ना, आप नहीं कर रहे तो कोई दूसरा तो करेगा। आपने तो डांट दिया, आपने चिल्ला दिया, आपने पर्सनल ले लिया उस चीज़ को। ये एक योग टीचर बेहतर जानता है कि जजमेंट पास नहीं की जाती, हर व्यक्ति को समय लगता है। और ये मत कहिए कि मेरा स्ट्रगल तुमसे हार्ड था। हार्ड कुछ भी नहीं था, हार्ड आपने बना लिया। जैसे वो लड़की थी, भाई उसका स्ट्रगल था, वो कुछ भी कह लीजिए आप। अभी कोई ओल्ड जनरेशन का व्यक्ति कहेगा, थोड़ा मुझसे बड़ा होगा, तो वो यही कहेगा कि ये कोई टॉपिक है क्या? है टॉपिक, बिल्कुल है। और वो एक हार्ट पेशेंट है इवन, तो वो एक टॉपिक है, जनरेशन के लिए वो एक टॉपिक है, आज के समय में वो टॉपिक होता है। आप नहीं कह सकते कि अरे कोई टॉपिक है क्या, अब ऐसी चीज़ में पड़ जाओगे तो ऐसे तो होगा। ऐसा मत कहिए उनसे, वो ऑलरेडी सेंसिटिव एज में चल रहे हैं, वो अभी ग्रोथ में चल रहे हैं, उनकी ग्रोइंग एज है वो। तो गलती होना नॉर्मल बात है। उनके पास कोई 50 साल के व्यक्ति का एक्सपीरियंस नहीं है। आपकी शादी हुई थी तो क्या 2 दिन में बॉन्ड बन जाता है? तो शादी होने के बाद टाइम ही तो लगता है। तो वही तो उसने करा, उसने समझना चाहा, उसने किसी को अपनी लाइफ में इंक्लूड किया। दूसरा गलत करा उसे कोई कुछ कहता ही नहीं है, क्योंकि वो तो भाग जाता है। तो ऐसी इनजस्टिस उनके साथ मत करिए, उन्हें बहुत सारा प्यार चाहिए आपसे, और प्यार देना चाहिए। हाँ, अगर कोई ऐसी बात है कि बहुत ज़्यादा ऐसी लग रही है कि ये बच्चा तो बहुत गड़बड़ हो गया है, तो आप थोड़ा डांट भी सकते हैं, डांटने की मनाही नहीं है, पर डांट क्यों रहे हैं?
डांटने का क्या पर्सपेक्टिव है? क्या वो आपको कोई क्राइम कर रहा है, कहीं चोरी कर रहा है क्या, तो आप डांट रहे हो? चोरी करने वाले से तो कोई कुछ नहीं कह रहा। तो उसको अच्छे से समझाइए, वो समझेगा। हर व्यक्ति समझता है प्रॉब्लम। आप समझ सकते तो वो भी समझ सकता है ना। अपने पर्सपेक्टिव से सोचिए, उस व्यक्ति को अपने प्लेस पे रख के देखिए। तो ये चीज़ें मत करिए। उन्हें समझने की कोशिश करिए, उन्हें अच्छी बातें बताइए, गीता पढ़ाइए, रामायण पढ़ाइए। दुनिया की तमाम चीज़ें हैं। और यदि आप बिना पेशेंट ये चीज़ें फेस भी कर रहे हैं तो प्लीज़ किसी इसमें उलझिए मत। उतना ही दिमाग है उनके पास, वो एजुकेटेड नहीं है, उनके पास डिग्री नहीं है उसकी। सो यू कांट एक्सप्लेन कि मुझे ये हो रहा है। आप अपनी जर्नी को अपने से भी हैंडल करिए, अपने को भी स्ट्रांग बनाइए। दोनों बातें हैं और आप कर सकते हैं। मैंने आपको बताया ही था, जब भी मन करे कि भाई नहीं मुझसे नहीं हो रहा, तुरंत कहिए आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने पैरों पे खड़ा हूँ। ये चीज़ आपको हमेशा अपने आप से कहनी है। सुसाइड कोई सल्यूशन नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। चीज़ों को समझिए। और अहंकार जो होता है वो ऐसे ही जन्म लेता है। जब हम मैं करते रहते हैं ना, तो अहंकार आता है इंसान के अंदर, ईगो हो जाता है। तो रिफ्लेक्शन को समझिए, आपस में अच्छे से रहिए, मिल बांट के रहिए। मेरा काम समझाने का है, समझने का आपका है। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही था। और एक चीज़ और, नेक्स्ट अब बस मेरी एक वीडियो और आएगी, और इस वीडियो के बाद ये वीडियो मतलब एंड है उस वीडियो का। ठीक है, तो जब ये एंड वीडियो आएगा तो उसमें मैं कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें जो रह गई होंगी उस बारे में डिस्कस करूँगी, और वो आखिरी वीडियो है सीरीज़ का। एंड दूसरी चीज़, जब ये वीडियो अपलोड होगा तो उसके बाद मेरे हिसाब से बहुत लोग हैं जो अभी एंगेज होना भी चाहते होंगे, शायद वो नहीं भी बता पा रहे होंगे अपनी बातें। तो अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा और डिस्कशन हो, क्योंकि मेरे पास कंटेंट बहुत ज़्यादा है, मतलब मैं बहुत सारा बोल सकती हूँ, बट मेरे बिज़ी शेड्यूल के कारण मैं इस सीरीज़ को जितना अच्छा अप्रोप्रिएट बता सकती थी बता दिया। बाकी आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप लाइव चैट की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं लाइव चैट पर आके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ। और अगर आपको फिर भी नहीं भी चाहिए कि आप लाइव चैट करें, तो आप अपने क्वेश्चंस को मुझ तक पहुँचा सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे आप पहुँचा सकते हैं, एन पाठशाला के नाम से ही है। तो वहाँ आप सिंपली कमेंट डाल दीजिएगा, कमेंट नहीं सॉरी, मैसेज तो कर ही सकते हैं वहाँ पे, तो आप उस मैसेज को डायरेक्टली कर सकते हैं। और अगर लगेगा तो मैं ईमेल आईडी भी आपको भेज दूँगी। तो आज का वीडियो इतना ही था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।